With the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and good morning to all, especially Honorable Guest Speaker, Major General Muhammad Samre Saleh, Hilale Imtiaz Military, Chairman Brigadier Muhammad Zakaullah, Sitare Imtiaz Military, and Principal Mr. Khalid Pervez. I, Ms. Amna Shehzadi, your host for the day. I warmly welcome all of you to this session. तेरे नाम से हर इब्तदा तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह. To start with the greatest name of Allah, I would invite Hamza Shahid from class 10 for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. तर्जुमा, बस लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो उनको उनका रब अपनी रहमत तले लेगा, यही सरीह कामयाबी है. आमनतु बिल्लाहि व सदकल्लाहुल अज़ीम. Jazakallah. Now, I would invite our chairman to introduce our honorable guest speaker. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज़ तुलबा, मोहतरम उस्ताज़ा इकराम, अहले इलाका जो हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, आप सब हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम. मैं जनरल मोहम्मद समरे सालिक का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आप अपनी नहायत मसरूफियात के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं. आपने तकरीबन 40 साल पाक फ़ौज में नहायत मेहनत और दयानतदारी से गुजारे और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी और अपनी इस सर्विस के दौरान पाकिस्तान आर्मी के नहायत अहम और कुलीदी अपॉइंटमेंट पे आप रहे और आपने वार ऑन टेरर के ख़िलाफ़ महाज पर फ्रंट लाइंस पर जो सर्विस दी. ज़का पब्लिक स्कूल के तमाम तलबा और तमाम उस्ताज़ा आपके नहायत मशकूर हैं. आपने एक फाइटिंग शैडो बुक भी लिखी है और मैं अपने अजीज़ तलबा को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बुक का जो भी इनको पैसे मिलते हैं ये उसको अपने पास नहीं रखते. इन्होंने इस बुक की, और ये एक बहुत कामयाब और बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप भी इसको ज़रूर पढ़ें. इस बुक से जो रॉयल्टी आती है वो तमाम की तमाम आपने शुहदा फंड में देने का ऐलान कर रखा है. इसके अलावा आजकल आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल थिंक टैंक का हिस्सा हैं और अपना ज़्यादा वक्त इन्हीं कामों में गुजारते हैं. जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक कामयाब ज़िंदगी का हसूल तलबा के लिए नहायत अहम है. तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज एक बेहतरीन लेक्चर होगा और इसके लेक्चर के बाद हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या दौलत, शोहरत
और ताकत, क्या ये कामयाब ज़िंदगी की निशानियां हैं, या क्या वो शख्स कामयाब है जिसे हज़रत सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की शेर में खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। या क्या वो शख्स कामयाब है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, जो दूसरों की मदद करता है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं आज जिनकी रहनुमाई के लिए जनरल समरेज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अभी मैं जनरल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारी रहनुमाई फरमाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Zakah Public School. I hope I am audible. Yes, very well. Thank you very much. Chairman Zakah Public School, Brigadier Zakah, Honorable Principal Saab Khalid Parvez, Asatidha Ikram, parents और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर ज़का का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया कि मैं जो हमारे बच्चे हैं जो कि फ्यूचर के पाकिस्तान के माबार हैं उनसे मैं बात करूं। जो मैंने टॉपिक अपने लिए सिलेक्ट किया, हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ लाइफ या अपनी अच्छी ज़िंदगी का असूल, इस पे पहले मैं एक दफ़ा सबाबी कैडेट कॉलेज में बच्चों से बातचीत कर चुका हूं और एक दो और जगहों पे भी बात की, लेकिन वो मोर डिफरेंट था जहाँ पे मैं हॉल में मौजूद था और सामने बच्चे बैठे हुए थे, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। ये स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है, जिनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कामयाबियाँ हासिल कर सका हूँ, वो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूँ। अपने टॉपिक का आगाज करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं ब्रिगेडियर ज़का का PMA का कोर्समेट हूँ और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज से 36 साल पहले इसी दिन ब्रिगेडियर ज़का जो है वो PMA से पास आउट हुए थे। आज हमारा पासिंग आउट डे है। थैंक यू वेरी मच। इसकी आप लोग इन्हें मुबारक दे सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले 3-4 हफ्ते से मैं ज़का पब्लिक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज था इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, और मैं बड़े खुले दिल के साथ ये कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत ब्रिगेडियर ज़का और इनकी टीम ने इस इवेंट को करने के लिए की है, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ और मुझे पूरा एहसास है कि अगर एक इवेंट के लिए ये इतनी दिलचस्पी और मेहनत के साथ काम कर सकते हैं, तो मेरा अभी तक ज़का पब्लिक स्कूल का चक्कर तो नहीं लगा। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका मायार और उसके स्टैंडर्ड्स बहुत आला होंगे। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसके साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरा तल्लक बिल्कुल आपके साथ वाले डिस्ट्रिक्ट से है जो कि गुजरात है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सियालकोट के बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ और मैं बड़े अरसे से सियालकोट के जो मिट्टी है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। ये सोच हमेशा मेरे साथ रही है कि सियालकोट ने बहुत आला दर्जे के इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं और अगर आप गूगल करें तो आपको कम से कम 20-25 ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपने पोजीशन को मनवाया। इनमें चंद नाम मैं लेना चाहूँगा: हज़रत अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, सर ज़फ़रुल्लाह खान, अमजद इस्लाम अमजद। स्पोर्ट्स में अगर आप आ जाए तो ज़हीर अब्बास, शहबाज शेख, शुएब मलिक। एक्टर्स में अगर आप आए तो वहीद मुराद, देवानंद। बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी सियालकोट की धरती ने बहुत अच्छे शख्सियात जो है वो सप्लाई किए हैं, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के,
इसके अलावा एक्टर्स में देव आनंद है और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं। सियालकोट और गुजरात दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं बगैर ज़का की कोशिशों से इम्प्रेस होके इनसे रहनुमाई हासिल करते हुए मैं भी अपना एक पैशन उसको परसू कर रहा हूँ कि मैं अपने गांव में एक कैडेट कॉलेज का क़याम करूँ, जिसके लिए पिछले हफ्ते मेरी 2 क्विक सक्सेशन में लाहौर के चक्कर लगे, जिसमें मैंने चीफ मिनिस्टर से मिलना था और कुछ फॉलोअप मीटिंग्स थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो सियालकोट और गुजरात में कॉमन है, जो हम फील कर रहे हैं। मेरे इलाके में भी यही रुझान है जो कि जी जो ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसने बाहर जाना डॉलर कमाने, और तालीम का रुझान नहीं है। वसाइल बहुत हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर वो रियलाइजेशन नहीं है कि तालीम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज की बातचीत में मैं इन चीज़ों पे भी फोकस करूंगा। कमिंग टू माय टॉपिक, हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ लाइफ, या जिंदगी का और बेहतरीन जिंदगी का हसूल कैसे आपने करना है। इसमें मैं चंद अपनी भी मिसालें दूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सीखी और उनको अप्लाई किया। सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है प्यारे बच्चों, कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा समझें, और इसका ज़िंदगी से आपने कोशिश करनी है कि आप बेस्ट से बेस्ट हासिल करें। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि आप सोच विचार कर सकते हैं। तो आपने अच्छे रास्तों का तयन करना है, आपने अच्छे मकासद का तयन करना है, ताकि आप ज़िंदगी से बेस्ट हासिल करें। आप ऐसा ना हो कि आपने बस ज़िंदगी गुजारी है। और मैं अब यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि एक जगह पे मैं कहीं पढ़ रहा था कि 100 में से 99% लोग इस दुनिया में आते हैं, जिंदा रहते हैं, खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और अगले जहां चले जाते हैं। सिर्फ 1% वो लोग हैं जो कि आने वाली नस्लों और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करके जाते हैं। और वो जो 1% है वो हम सब सोच सकते हैं कौन वो लोग हैं। अल्लामा इकबाल का मैंने अभी नाम लिया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद आज़म हो गए। तो वो बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने इस ज़िंदगी को इस तरीके से इस्तेमाल किया अल्लाह ताला के अनमोल तोहफे को, कि उन्होंने अगली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के गए। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम उन 1% में शामिल हों, ना कि हम उन 99% में शामिल हों जो कि सिर्फ ज़िंदगी को गुजारते हैं। अब ज़िंदगी को अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा समझते वो अच्छा गुजारने के लिए मेरे नज़दीक जो सबसे पहला जो बात करने वाली है वो है कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद डिसाइड करना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आपकी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने डॉलर बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने जो है ना वो अपनी फैमिली में एक अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने MNA बनना है, मैंने सेनेटर बनना है। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन इनसे कहीं बड़े ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैंने अगली नस्लों के लिए कुछ करके जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैंने गवर्नर जनरल बनना है, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने अपनी कौम के लिए एक काम करके जाना है और अपनी कौम को एक मुल्क दे के जाना है। तो इसी लिए अल्लाह ताला ने उनको, जब आपके ऑब्जेक्टिव, जब आपका पर्पस, जब आपका मकसद एक अच्छी और पॉजिटिव सोच पे होगा तो अल्लाह ताला की बरकत और अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है वो आपको हासिल होगी। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव, और इसमें छोटे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, अपनी ज़ात का सोचना, अपनी फैमिली का सोचना, अपने कुब्बे का सोचना, ये मेरे नज़दीक छोटे ऑब्जेक्टिव होंगे। अपने इलाके का सोचना, अपने ज़िले का सोचना, अपने सूबे का सोचना, अपने मुल्क का सोचना, इंसानियत का सोचना, ये बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो
आपने जो अपना मकसद, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स लाइफ के डिसाइड करने हैं वो आपने खुद डिसाइड करने हैं, और उसमें आपने आपकी रहनुमाई वगैरह ज़का के मकासद से हो सकती है कि जिन्होंने एक बहुत आला एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया और उससे जो है वो पूरा इलाका जो है वो, बल्कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और सारे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो हमेशा ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आपने दूसरों के काम आना है और उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लानी है, उनकी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ लानी है, और आपने कलेक्टिव बेहतरी के लिए काम करना है। ना सिर्फ कि आपने अपनी ज़ात का सोचना है कि मैंने डॉलर ज़्यादा इकट्ठे करने हैं या मैंने अमेरिका जाना है या दुबई जाना है या सऊदी अरेबिया जाना है। इसके साथ जो मैं अगली बात करना चाहूँगा वो है आपने अपनी कामयाबी को डिफाइन करना है, आपने अपनी सक्सेस को डिफाइन करना है। मेरे नज़दीक अगर आपने एक सीढ़ी चढ़नी है और उसके 40 स्टेप्स हैं और आप टॉप स्टेप के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपने अपनी कदरें, अपना कैरेक्टर और अपनी वैल्यूज़ को खो दिया है, तो ये कामयाबी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कामयाबी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिफाइन करें और उसको समझें। अभी मैं अगर सीढ़ी की ही मिसाल दूं तो एक शख्स जो कि सीढ़ी के मिडल तक पहुंचा है, लेकिन उसने अपनी कदरें, अपनी वैल्यूज़, अपने कैरेक्टर को इंटैक्ट रखा है, वो मेरे नज़दीक ज़्यादा कामयाब है उस शख्स से जो कि सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया है, लेकिन इस प्रोसेस में अपनी कदरें, अपनी वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स और अपने कैरेक्टर को खो दिया है। इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और जिस स्टेज पे आप लोग हो, ये बहुत सही टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद भी डिफाइन करें और आप अपनी जो है वो कामयाबी को भी डिफाइन करें। अगली जो चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है तालीम। तालीम क्या है? एजुकेशन क्या है? हमारा माशरा, जिसके बारे में मैं बहुत लिखता रहता हूँ, इसके जो मसाइल हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने तालीम को सही तरीके से समझा नहीं है, और हमने तालीम की कदर को नहीं समझा, और हमने तालीम को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। हमारे नज़दीक तालीम है डिग्री हासिल करना, हमारे नज़दीक तालीम है कि मैं एक क्वालिफिकेशन हासिल कर लूँ। क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज हमें जॉब लेके देती हैं, जबकि तालीम हमें इंसान बनाती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वाइल आप डिग्री भी ले लें, क्वालिफिकेशन भी ले लें, जॉब भी ले लें, लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी अनएजुकेटेड हों, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, आपकी जो शख्सियत की जो उसने पलना है, आपका जो एटीट्यूड्स है, उसको आपकी तालीम ने बेहतर नहीं किया। मैं भी मिलिट्री कॉलेज का पढ़ा हुआ, मिलिट्री कॉलेज जेलम का। मुझे अच्छी तरह याद है कि 8वीं क्लास में मेरे जो साथीज़ा ने, उन्होंने मुझे तालीम की जो डेफिनेशन सिखाई थी, वो मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, आज तक मुझे याद है, और फिर मैं उर्दू में उसको एक्सप्लेन करूंगा। एजुकेशन मीन्स लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू एवेल्युएट एंड लर्निंग टू लीड। ये डेफिनेशन मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी 8वीं क्लास में। एजुकेशन का मकसद है कि सीखने को सीखना, कि आपने सीखना कैसे है, आपने तजज़िया कैसे करना है किसी चीज़ का, और आपने लोगों की रहनुमाई कैसे करनी है, लोगों को लीड कैसे करना है। एजुकेशन इज लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू एवेल्युएट एंड लर्निंग टू लीड। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एजुकेशन को यही समझा कि हमने एजुकेशन लेनी है, मैंने डिग्री लेनी है तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप एक अच्छे शहरी, अच्छे इंसान, और एक जो मेरा बेसिक मकसद है इस टॉक का कि ज़िंदगी से आपने बेहतर कैसे हासिल करना है, वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे। अगली चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जो इंसान की शख्सियत है, उसकी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे डेली कई आदतों को अपना रहे होते हैं और कई आदतों को छोड़ रहे होते हैं।
एक अच्छा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो डेली के बेसिस पे अपना मुहासबा करता है। वो अपनी जो देखता है कि क्या अच्छी आदतें मेरी पर्सनालिटी में आ रही हैं और क्या बुरी आदतें मेरी पर्सनालिटी में आ रही हैं। अगर मैं मिसाल देना चाहूँ कि मेरा एक दोस्त है और वो सिगरेट पीता है और मैं उससे इम्प्रेस हुआ हूँ उसके स्टाइल से, तो ये बहुत मुमकिन है कि अगले दिन मैं भी सिगरेट को हाथ में पकड़ लूँ। लेकिन अगर तो मैं कॉन्शियस हूँ, इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने अपना मुहासबा करना है, तो तीसरे दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं गलत रास्ता अडॉप्ट कर रहा हूँ। और अगर मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं है तो मैं इस रास्ते पे चलूँगा और मैं अपनी जो कदरें हैं, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उनको लूज़ करूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका हुक्म है कि हर रात सोने से पहले आप अपने दिन का मुहासबा करें। आप देखें कि आपने पिछला दिन कैसे गुजारा। अगर आप ये फुली इस पे अमल नहीं भी कर सकते तो महीने में एक दफ़ा, 2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मुहासबा करें कि आपकी पर्सनैलिटी की एवोल्यूशन, डेवलपमेंट किस तरफ को आपको ले जा रही है। और आप यकीन करें कि ये मैं प्रैक्टिकली करता रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किसी को देख के आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये आदत ठीक नहीं है, तो आप उसको बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। एक और बच्चों जो समझने की बात है कि जो आदत आपकी है वो बेसिकली आपके जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, उनके दरमियान में कनेक्शन होते हैं। जितनी आदत स्ट्रांग होगी उतने कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। पुरानी आदत के लिए स्ट्रांग कनेक्शन होंगे, तो थोड़ी देर की आदत के लिए वो वीक कनेक्शन होंगे। सो एक आदत जो आपकी बहुत ज़्यादा देर नहीं चली, उसको छोड़ना जल्दी आसान होगा। और जो ज़्यादा देर पक्की रही है, जो एक आदमी अगर पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लिए उसको छोड़ना मुश्किल होगा। तो आपने अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसका मुहासबा करना है। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है इल्म के लिए जुनून। एक चीज़ होती है शौक और एक होता है जुनून। शौक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शौक आपको एक लिमिट तक लेके जाएगा। जुनून जो है वो उस लिमिट से आपको बियॉन्ड लेके जाएगा, उस जगह तक लेके जाएगा जिसका आप ह्यूमनली सोच नहीं सकते कि ये मुमकिन है। अगेन अच्छी अपनी मिसालें देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं यंग था तो मेरा जो रूममेट था, हम एक दूसरे के साथ ये शरारतें करते थे कि मैं अगर सोने लगा हूँ, लाइट मैंने ऑफ की है, तो रूममेट कोई ऐसा इंग्लिश का लफ्ज़ कह देगा जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो मैं लाइट दोबारा ऑन करूंगा, डिक्शनरी पकड़ूंगा, और उसे पता था कि ये इस लफ्ज़ का मतलब देखे बगैर सोएगा नहीं। तो हम एक दूसरे को तंग करते थे इस अंदाज से। तो ये इस किस्म का आप में स्पिरिट होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि आपने इल्म को हासिल करना है। हमेशा से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने एक्सीलेंस को परसू करना है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 99% लोग ऐसे हैं जो कि जिंदा होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और अगले जहां में चले जाते हैं। वेरा सिर्फ 1% वो लोग हैं जिनको हम ग्रेट लोगों में शुमार कर सकते हैं। आपने एक्सीलेंस की तलाश करनी है, एक्सीलेंस का पीछा करना है, एक्सीलेंस को हासिल करने की कोशिश करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि आपका शुमार उन ग्रेट लोगों में हो। अच्छा, अगला पॉइंट जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है आपका फोकस, कि आपका फोकस किस जगह पे है, तवज्जो आपकी किस जगह पे है। बहुत वेरियस जगहों पे मैं आर्मी में इंस्ट्रक्टर रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि अगर आपका फोकस है, किसी भी कोर्स पे आप आए हैं और आपका फोकस है कि मैंने इल्म हासिल करना है और मैंने सीखना है नई चीज़ों को, तो आप यकीन रखें कि आपके ग्रेड अच्छे भी आएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस है कि मैंने ग्रेड अच्छा लेना है, मेरी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, मेरी डिवीजन अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप यकीन करें कि हो सकता है कि आपकी डिवीजन अच्छी हो और हो सकता है कि आपकी बैड लक हो और आपकी डिवीजन अच्छी ना हो। अगर आपका फोकस ठीक है, और अगर मैं इसको इस्लाम के दायरे इख्तियार में बात करूं तो कुल तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपके साथ अल्लाह ताला की रहमत और फजल और रहनुमाई आपके साथ शामिल होगी। और अगर नीयत में फतूर है
तो ये चीज़ें गारंटीड नहीं है। कभी कभी आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें गारंटीड नहीं होंगी। अगर आपने अपनी चीज़ को गारंटी करना है तो अपनी नीयत ठीक रखें, अपना फोकस ठीक रखें। एक किताब को कोट करते हुए वो कहते हैं कि जी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने लगा है और अगर आप फोकस उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे गाड़ी ने लगना है तो ज़्यादा सख्त एक्सीडेंट होगा, और अगर आपने फोकस उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपने गाड़ी को लेके जाना है, दैट मीन्स के उस एक्सीडेंट पॉइंट से दूर, तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट इतना ज़्यादा सख्त ना हो। एक और उसने खूबसूरत बात लिखी कि 70 साल के कई बुजुर्ग ये फैसला करते हैं कि मैं अभी वाइंड अप करता हूँ क्योंकि मैंने कब्र में जाना है, तो उनका प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। और एक 70 साल की खातून के बारे में उसने जिक्र किया कि उसने डिसाइड किया कि मैं एल्प्स पहाड़ियों को क्लाइंब करती हूँ, और 70 साल की उम्र में एल्प्स पहाड़ियों को उसने क्लाइंब किया। पाकिस्तान के एक हीरो, उन्होंने 60 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया चंद साल पहले। तो ये तमाम डिपेंड करता है कि आपकी सोच किधर है और आप फोकस क्या कर रहे हैं। नेक नियति के साथ मेहनत करना और अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम अपने ईमान को मिसयूज करते हैं, हम अपने फेथ को मिसयूज करते हैं, हम सफिशिएंट मेहनत नहीं करते और चीज़ें छोड़ देते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। और जब रिजल्ट निकल आता है और अगर हमारा रिजल्ट हमारी पसंद के मुताबिक ना हो, ये नहीं देखते कि हमने कहाँ पे मेहनत में कमी की है, बल्कि फिर हम इस पे कवर लेते हैं कि अल्लाह को ही यही मंजूर था। अल्लाह का मकसद, अल्लाह के अहकाम इस तरह नहीं है। अल्लाह के अहकाम ये है कि आप अपने पाउडर को ड्राई रखें और फिर अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपका काम करेगा। अगर पाउडर वेट होगा, गीला होगा, तो गन नहीं फायर होगी, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप जो भी हैं। तो नेक नियति के साथ आपने मेहनत करना है और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना है। एक और चीज जिसका मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको मैं गाइड करना चाहूंगा, हमेशा हर चीज में मंतक की तलाश करें, लॉजिक की तलाश करें। ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लॉ है कि हमें रटे लगाने पड़ते हैं, हमें रोट लर्निंग करनी पड़ती है। इससे आपका छुटकारा हासिल हो जाएगा अगर आपने मंतक की तलाश की। आर्मी लाइफ में जिधर भी मैं रहा हूं, मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि लॉजिक की तलाश की जाए। एक स्टेटमेंट आई है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसके ऊपर आप सोचें, अपने माइंड को अप्लाई करें और लॉजिक की तलाश करें। अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आपको जिंदगी भर वो चीज़ नहीं भूलेगी, और अगर आपने लॉजिक आपको ना मिला तो फिर आपको रटा लगाना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ कैसे याद रखनी है। हमेशा अपने लाइफ में, अपनी स्टडीज में लॉजिक की तलाश करें और मंतक की तलाश करें कि इसके पीछे मंतक क्या है और लॉजिक क्या है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं जब 2 मिनट रह जाते हैं तो मुझे एक वार्न कर दें ताकि मैं अपना टाइमली वाइंड अप कर सकूं। Yes, sir, you have all the time. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much. मैं जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि मैं जो चीज़ें, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद अपनी लाइफ में सीखी हैं और उनको अप्लाई किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में मिसिंग हैं और हम सब ने मिल के उन अच्छी चीज़ों को अपने माशरे में लाना है। एक चीज़ जो है, जो इंग्लिश में तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और जो मैं अगर उर्दू में कहूँ तो मैं कहूँगा तज्जियाती सोच। ये हमारी सोसाइटी में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, ये इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग की सोच जो है वो मौजूद नहीं है। आपको मैं फिर अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो ज़िंदगी में मुझे बहुत जगहों पे मेरे लोगों से मतलब मुलाकातें हुई, मैं कुछ जगहों पे गया, और जो मैं मिसाल देना चाहता हूँ वो रिलेटेड है हमारे एक डायमेंशन से जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। वो हमारे पीर, जिनके हम मुरीद होते हैं, जिनसे हम चीज़ें सीखते हैं, जिनसे हम कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो इस्लामी और जज्बाती रहनुमाई मिले। मैं जिधर भी जाता था, जहाँ मेरी किसी पीर से मुलाकात हुई, तो मैं उसे परखता था कि क्या ये जेन्युइन पीर है या ये फेक पीर है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोहाट में
मेरा एक जाना हुआ एक पीर साहब के पास, वहाँ पे मैं दो तरह के लोग बैठे हुए थे, एक तरफ स्पेशल लोग बैठे हुए थे, एक तरफ आम रियाया बैठी हुई थी और मैं आम रियाया में था। तो पीर साहब ने आम रियाया को कहा कि आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बोलना शुरू कर दें। 20-25 लोगों ने बोलना शुरू कर दिया एट वंस। अब सब लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहा है। और पीर साहब ने जो है ना तावीज़ उनकी तरफ उछालना शुरू कर दिए, और वो जो है वो तावीज़ किसी के पास कोई आया, किसी के पास जिसके हाथ में जो तावीज़ लगा वो लेके फारिग हो गए। इसके बाद मेरे सामने पीर साहब ने लेफ्ट टर्न किया और उसमें कुछ खास लोग बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने गुफ्तगू शनीद शुरू की और एक एक बंदे की बात सुनी और एक एक बंदे को तावीज़ दिया। अब इसके बाद अगला स्टेज था और अजान हो गई और मस्जिद में नमाज पढ़नी थी। तो पीर साहब के जो रियाया थी, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने ऐलान किया कि आप लोग मस्जिद में जाएं, जाके नमाज पढ़ें, पीर साहब अलग नमाज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। रसूल सल्लल्लाहु का ये फरमान है कि जो एक भी सुन्नत की वायलेशन करे वो वली अल्लाह नहीं हो सकता। तो अगर तो मैंने आंखें बंद करके पीर साहब को फॉलो करना है तो फिर तो उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैंने उनको क्रिटिकल थिंकिंग से परखना है और उनको देखना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब मेरा ज़ेहन खुद देगा कि ये पीर साहब तो रसूल सल्लम की सुन्नत की वायलेशन कर रहे हैं। रसूल सल्लम तो सबके साथ बाजमात नमाज पढ़ते थे। तो ये मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना है। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? मेरा लीडर हर सिचुएशन में ठीक है, मेरा पीर हर सिचुएशन में ठीक है, मेरा आमिल जो है वो हर सिचुएशन में ठीक है। तो एक जगह पे मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि अगर आप समझते हैं कि आपका लीडर हर सिचुएशन में ठीक है तो रेस्ट एश्योर कि आपको मजीद एजुकेशन की ज़रूरत है। देखना हमने क्या है, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें, कुछ चीज़ों में एक लीडर अच्छा है, कुछ चीज़ों में दूसरा लीडर अच्छा है, कुछ चीज़ों में तीसरा लीडर अच्छा है। अच्छी चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है, बुरी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये वो क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं बख्शी थी कि वो दीवार के पार देख सकें, तो 20वीं सदी का पीर कैसे ये क्लेम कर सकता है कि मैं दीवार के पार देख सकता हूँ, और हम कैसे ये मान सकते हैं कि वो दीवार के पार देख सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये हमारी सोसाइटी में मिसिंग है, और इसका मैं समझता हूँ कि हमें इसको अपनी सोसाइटी में राइज करना चाहिए। मुकाबला, कंपटीशन, जिंदगी में कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में हमारे दोस्तों के साथ हमारा कंपटीशन, हमारी क्लास में हमारा कंपटीशन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपना कंपटीशन अपने साथ रखें। कोशिश करें कि आपका कंपटीशन अपनी ज़ात के साथ हो और आप हर दिन पहले से बेहतर गुजारें, हर एग्ज़ाम पहले से बेहतर गुजारें। जो दूसरों के साथ आपने कंपटीशन करना है, उसमें जो हमारे माशरे की जो प्रॉब्लम है कि हम दूसरे के कंधे पे पाँव रख के कामयाब होना चाहते हैं, वेयरएज़ अपनी मेहनत से हमें कामयाब होना चाहिए। सो कंपटीशन जो है ना, इसको इस तरीके से समझना है कि दूसरों की सपोर्ट बन के अपनी मेहनत से आगे जाना है, ना कि दूसरों को पीछे खींच के उनको नीचे गिरा के और फिर आगे जाना है। एक और चीज जो मैंने बहुत जिंदगी में पहले सुनी और उसको अडॉप्ट किया, आप जैसी स्टेज के ऊपर मैट्रिक में हमारी एक टीचर ने मुझे ये कहा था कि अगर सिर्फ आप मुस्बत सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, कोई बंदा मुझे जो है वो मेरी तरफ देख के हंस रहा है। मेरी दो तरह की सोचें हो सकती हैं। एक सोच ये हो सकती है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मेरा पारा चढ़ेगा, मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मेरी सोच नेगेटिव है। और दूसरी सोच ये हो सकती है कि मुझे देख के खुश हो रहा है, मेरी जैकेट को, मेरी शर्ट को देख के वो खुश हो रहा है। अब ये दोनों में, ये मेरे अपने हाथ में है। वो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, ये मेरे अपने हाथ में है कि मेरी सोच किस तरह की है। हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखें और किसी भी पहलू में, जिंदगी के पहलू में मुस्बत पहलू जो है वो निकालने की कोशिश करें। मैं अपनी मिसाल दोबारा दूंगा। बगैर ज़का को पता है कि जब मैं मेजर जनरल प्रमोट हुआ तो मेरे जो सीनियर थे उनकी कोशिश थी कि मैं लाहौर में रुक जाऊं,
वहाँ पे अपने अगली असाइनमेंट के लिए, लेकिन आर्मी ने मुझे कोयटा भेज दिया। अगर मेरी सोच नेगेटिव हो तो मुझे बैठकर रोना शुरू कर देना चाहिए, मुझे शिकायतें शुरू कर देनी चाहिए कि जी आर्मी ने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं तो लाहौर में मैं रहता, ज़्यादा मज़े थे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसमें मुस्बत पहलू देखूं, पहला पहलू ये कि फौज ने मेरे पे एतबार किया और मुझे वो बड़ी जिम्मेदारी दी जो कि लाहौर से ज़्यादा बड़ी थी। दूसरा ये कि उस इलाके में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वहाँ पे सीख सकूंगा, मैं नए इलाके को देखूंगा। तीसरा ये कि सीपैक ने बनना है, जिसने बलूचिस्तान से गुजरना है, उस इलाके के बारे में मेरा ग्राउंड का नॉलेज बनेगा। तो ये वो पॉजिटिव सोचें थी जिसने मुझे मोटिवेट किया और वहां पे जाके भी मैंने डिलीवर किया। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज किसी भी पहलू में आप फेल भी होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी जगह पे आप कामयाब भी होते हैं, तो पॉजिटिव पहलू देखें, उसके नेगेटिव पहलू मत देखें। तो कहते हैं जब गिरना जो है वो फेलियर नहीं है, गिर के ना उठना फेलियर है। तो अगर एक आपको हारना, एक आपको फेलियर आपको एक लेसन दे रहा है, तो वो ज्यादा यूजफुल है उस कामयाबी से जिसने सिर्फ आपको गरूर और नशा दिया। तो इसलिए आपने हर वक्त पॉजिटिव सोचना है। ओके, नाउ आई वाइंड अप, एंड के ऊपर है। एक और चीज जिसका मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूंगा, जो आप लोगों के जमाने में है, हमारे जमाने में नहीं था, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके ज़माने में है, इसके ऊपर 2-3 सेमिनार में मैं बातचीत भी कर चुका हूँ कि ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया एक गांव बन चुका है, इसकी वजह से तमाम सोसाइटीज इररिस्पेक्टिव को डेवलपमेंट, बिकॉज जिस तरीके से इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, इसी तरह सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है। हम एक डिफरेंट लेवल पे हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट पे, और फ्रांस जो है वो डिफरेंट लेवल पे है। तो तमाम सोसाइटीज इररिस्पेक्टिव को किस लेवल पे है डेवलपमेंट के, वो टेक्नोलॉजी को एकदम एक टाइम पे एक जैसा एक्सपोज होते हैं। तो सोशल मीडिया फ्रांस को भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है। फ्रांस में चूंकि सोसाइटी डेवलपमेंट के ऊपर एक डिफरेंट स्टेज पे है, हम एक डिफरेंट स्टेज पे हैं। होता यह है कि वो टेक्नोलॉजी जिससे फ्रांस उसकी जो उसकी जो बुरे पहलू हैं उससे वो बच सकते हैं, बिकॉज उनका एजुकेशन लेवल, उनकी जो डेवलपमेंट जो लेवल है वो डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी का डिफरेंट है। तो हमें फायदों जो उस टेक्नोलॉजी के फायदे होते हैं उससे ज्यादा हमें नुकसान उसका जो है ना परेशान करना पड़ता है। तो हमारी सोसाइटी जहाँ पे कि हार्मनी पहले ही नहीं है, जहाँ पे यूनिटी पहले ही नहीं है, जहाँ पे हम एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया एक ऐसी आफत आ गई है जो और इसको मजीद आगे बढ़ा रही है। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे, मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि हम किसी के पागलपन के बारे में कहते होते थे कि यार वो इतना पागल है कि उसने अपना कान चेक नहीं किया और कुत्ते के पीछे भागना शुरू हो गया। हम सब ऑलमोस्ट इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो पोस्ट आती है मेरा मकसद होता है कि मैं सबसे पहले उसको पोस्ट करूं, ना उस पर मैंने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है, ना मैंने उसको एनालाइज करना है कि इससे नुकसान होगा फायदा होगा, लेकिन मैं सबसे पहला होना चाहता हूं जो कि इस पोस्ट को शेयर करूं। I hope I have 2-3 minutes. जी प्लीज टेक योर टाइम, वी आर वेल विद इन द टाइम। ओके, एक और चीज, तो सोशल मीडिया को आप लोगों ने उससे अच्छी चीज हासिल करनी है और उसके जो नुकसान हैं उनसे बचना है, बल्कि अपने दूसरे बहन भाइयों, अपने दूसरे कुलीग्स को भी उसके नुकसान से बचाना है। जो पोस्ट आप लगाते हैं उसको प्लीज 2-3 चीजों से, उससे 2-3 क्वेश्चन जरूर करें। क्या मुझे यकीन है कि ये सच है? क्या ये पोस्ट लगाने से मैं यूनिटी को बेहतर करूंगा या तफरके को बेहतर करूंगा? क्या इस पोस्ट से किसी की दिल आजारी होगी या कोई खुश होगा? ये चीजें अगर आप, ये सवाल आपको यस में मिल रहे हैं तो प्लीज गो अहेड। अगर आप इनको जवाब नो में मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट लगा रहा हूं खवातीन की इससे दिल आजारी होगी, मुझे नहीं करना चाहिए, इससे आर्मी के लोगों की दिल आजारी होगी, और फिर मुझे ये भी गारंटी नहीं है कि ये बात सच है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। एक और चीज मैं आप लोगों को जो कहना चाहूंगा आजकल की मॉडर्न लाइफ में प्यारे बच्चों, वो ये है कि आप यही समझें कि एक तेज चलने वाली ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हैं और आपको उसकी विंडो के बाहर हल्के हल्के ग्लिम्पसेस मिल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी तेज है, सोशल मीडिया है, नॉर्मल मीडिया है,
आपके पास अभी उस तरह का लग्जरी नहीं है टाइम का कि आप आराम से बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करें और एब्जॉर्ब करें। सो ये जो ट्रेन के ऊपर आपका सफ़र है, जिसमें कि आप ट्रेन स्पीड से चल रही है और आप खिड़की से बाहर से देख रहे हैं, आपको गोल्ड भी नज़र आ रहा है और ट्रैश भी नज़र आ रहा है। ये आप पे इन्हिसार है कि आप गोल्ड को पिक करें, सोने को पिक करें, और जो ट्रैश है उसको अपनी मेमोरी से, अपनी पर्सनालिटी से बाहर फेंकें। अगर आपने ट्रैश को उठाना शुरू कर दिया और गोल्ड को डंप करना शुरू कर दिया तो आपकी नेगेटिव ग्रोथ होगी पर्सनालिटी की। और अगर आपने गोल्ड को पिक करना शुरू कर दिया और ट्रैश को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया तो आपकी पॉजिटिव ग्रोथ होगी पर्सनालिटी की। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ है और आपको सिर्फ हल्के हल्के ग्लिम्पसेस मिल रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जिसमें अच्छी आदतों वाले लोग भी आएंगे, बुरी आदतों वाले लोग भी आएंगे, अच्छे मकासद वाले लोग भी आएंगे, बुरी मकासद वाले भी लोग आएंगे, छोटे मकासद वाले लोग भी आएंगे, बड़े मकासद वाले भी लोग आएंगे, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ भी आएंगी। कई पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको इंस्पायर करती हैं, कई पर्सनालिटीज़ हैं वो आपको डीमोटिवेट करती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या उठाते हैं और क्या छोड़ते हैं। आपने रोल मॉडल अच्छे रखें, ऑब्जेक्टिव रखें कि मैंने ज़हीर अब्बास बनना है। अगर आपको स्पोर्ट पसंद है, मैंने शोएब मलिक बनना है, मैंने शहनाज शेख बनना है, मैंने इलामा इकबाल बनना है, मैंने फैज़ अहमद फैज़ बनना है। आपके इलाके के लोग हैं, इसी मिट्टी से वो पले बड़े हैं, यहीं पे पले बड़े हैं। अगर वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ ये कि उनकी सोचें मुख्तलिफ थी और अगर हमने उस लेवल की सोच ना रखी तो हम शायद नहीं बन सकेंगे। दो चीज़ें हैं जिसमें कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप मतलब वो जो ऊंचा जा सकते हैं वो करें। एक है लाइफ का मिशन और दूसरा है ख्वाब। ख्वाब बड़े देखें और लाइफ का मिशन बड़ा रखें। इसमें जितना आप अनरियलिस्टिक हो सकते हैं आप हो। छोटे ख्वाब मत देखें, बड़े ख्वाब देखें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दो तरह के लोग हैं, एक है जो फॉलोअर्स हैं और एक है जो लीडर्स हैं। एक बस के अंदर एक ड्राइवर होता है और 52 जो है वो पैसेंजर्स होते हैं। ड्राइवर जो है वो लीडर है और पैसेंजर्स जो है वो फॉलोअर्स हैं। अब आपने चूज ये करना है कि आप अपनी जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं। हम मुख्तलिफ कैपेसिटी में हम लीडर हैं। हम अपने घर में लीडर हैं, हम अपनी क्लास में लीडर हैं, हम अपनी स्पोर्ट्स की टीम के लीडर हैं। आपने ये चूज करना है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं। तो जिंदगी में अपनी पर्सनालिटी में वो क्वालिटीज लेके आए जिससे आप लीडर बने, ना कि आप फॉलोअर बने। किसी के बारे में कहा जाता है कि जी ही इज जस्ट अ पैसेंजर इन द बस, दैट मीन्स इज अ फॉलोअर। वो बस में बैठा हुआ, बस जिधर जा रही है वो जा रही है। लेकिन ये कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि अपनी लीडर बनना है, अपने फॉलोअर नहीं बनना। तो मैं फिर उस डेफिनेशन पे जाऊंगा। एजुकेशन इज लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू एवेल्युएट एंड लर्निंग टू लीड। आखिरी है लीड, कि आपने सीखना है, आपने तज्जिया करना है और आपने लीड करना है। सो यू हैव टू बिकम द लीडर। और लीडर जरूरी नहीं, लीडर से प्लीज मेरा मुराद आप ये ना लें कि पॉलिटिकल लीडर, आपने एमएनए बनना है, आपने एमपीए बनना है, आपने असेंबलियों में जाना है। वो एक और लीडरशिप है। लीडरशिप आर्मी में भी है, लीडरशिप क्लास की भी है। एक टीचर भी एक लीडर है, बिकॉज वो टीचर जो है वो लोग बच्चों की सोचों को, बच्चों को की तालीम को एक डायरेक्शन में लीड कर रहा है। इमाम मस्जिद भी एक लीडर है। सो आपने लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना। तो ये मेरी चंद आप लोगों को गुजारिशात थी, एडवाइजेस थी। बहुत सारी चीज़ें इनमें से जो मैंने की हैं वो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं अपनी लाइफ में, और मैंने उनको, वो मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में जो मकसद मैंने हासिल करने थे। और मैं एक चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, मेरे में इतना जज्बा है कंट्रीब्यूट करने का अपनी सोसाइटी में। बुक मैंने लिखी, बगैर ज़का ने जिक्र किया है, उसका मकसद था शोहदा फंड में कंट्रीब्यूट करना, और दूसरा मकसद था कि जो हमने जंग लड़ी है उसको अपने आने वाली नस्लों के लिए रिकॉर्ड पे लाना कि हमने कितना बड़ा ये कारनामा था। पीएचडी मैं कर रहा हूँ सीपैक में, मकसद है कंट्रीब्यूट करना। सारे मेरे से पूछते हैं आप क्या करोगे, कौन सी जॉब करोगे? मैंने कहा जॉब इज नॉट माई पर्पज, आई वांट टू कंट्रीब्यूट। मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने नेशनल कॉज में।
CPEC जो है वो हमें एक चेंज, एक तूफान हमारे सामने आ रहा है और वो हमारी सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा, और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा मकसद है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। कैडेट कॉलेज बना रहा हूँ गाँव में, मकसद है कंट्रीब्यूट करने का, और रफाई काम होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलेगा। वालदा के नाम पे फाउंडेशन बनवाई है और जो पैसा उधर से अर्न होगा वहीं पे लगेगा, उसी कॉलेज में लगेगा। तो ये, और इससे आगे भी मेरी कोशिश यही होगी कि, और यही आप लोगों की स्पिरिट होनी चाहिए कि आपने कंट्रीब्यूट करना है। Now once again at the end I will like to thank Brigadier Zaka, principal साहब, then हमारी बेटी आमना शहजादी, और जिसने मॉडरेटर का रोल अदा किया, फिर अरसलान जिनसे मैं राब्ते में रहा हूँ थ्रू आउट इस कोऑर्डिनेशन में, हमजा जिसने हमें तलावत से मुस्तफीद किया। Once again, thank you very much for this opportunity, and I hope that I've managed to justify with my topic. Thank you very much. Thank you so much, sir. Dear audience, now we shall start question answer session. You will raise your hands and I shall call your name to let you ask questions. So please raise your hands. We are having question answer session? Yes. Ji, please, I'll be pleased, happy to answer question. Yes, Bushra Iqbal, you may ask your question, please. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम बुशरा इकबाल है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान में कौन से असूलों का होना लाजिम है? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और बेटा आप कौन सी क्लास में हो? Pre-9। अच्छा, बहुत प्यारा और खूबसूरत आपने सवाल पूछा है बेटा। देखिए बात यह है कि चंद सुनहरी असूल जिंदगी में, एक तो ये है कि कामयाबी जो है ना जिंदगी की, उसका जैसे एक हांडी की रेसिपी हर किसी की मुख्तलिफ है, इसी तरीके से जिंदगी में कामयाबी की रेसिपी हर किसी की मुख्तलिफ है। ये बड़ा एक आम बात आपने सुनी होगी कि इस जहां में जो मिलेगा आपको वो किस्मत से मिलेगा, और अगले जहां में जो आप मिलेगा आपको वो मेहनत से मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक बराबर मेहनत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों के रिजल्ट्स भी सेम हो, उसमें वेरिएशन हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सुनहरी असूल हैं जो मस्ट है, वो सब कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस की है और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एक जो चीज जो मैं समझता हूँ कि मेरे दिल के बहुत नजदीक है, वो 3 C's हैं। ABC जो है ना, 3 C's। पहला C है करेज, दूसरा C है कॉम्पिटेंस, और तीसरा C है कैरेक्टर। सो करेज, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, ये 3 जो C's हैं, इनका बहुत अमल दखल है हमारी कामयाबियों में। अगर हमारा कैरेक्टर ठीक है तो हमारी मेहनत भी हमारे काम आएगी। अगर हमारी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला का रहम भी हमारे, बिकॉज मैंने शुरू में कह दिया कि इस जिंदगी में जो हमें मिलना है वो हमारी किस्मतों से मिलना है। तो अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रहनुमाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है कामयाबियों में। और वो आप उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं कि अगर आप मेहनत पूरी करें, मेहनत में कमी नहीं रखनी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला पे मेरा बहुत एतमाद है, मैं आंखें बंद करके अल्लाह पे एतमाद कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। मेहनत आपने पूरी करनी है 200%, और फिर अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और अपनी नीयत को ठीक रखना है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो कैरेक्टर इज अ मस्ट, कॉम्पिटेंस इज अ मस्ट, करेज इज मस्ट। कॉम्पिटेंस आप हासिल करेंगी मेहनत से, और दूसरा ये है कि जो रोल मॉडल आपके हैं वो अच्छे रोल मॉडल चुने, उन्होंने जिस तरीके से जिंदगियां गुजारी हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। और वो जो सुनहरी असूल, जैसे मैंने कह दिया, हर किसी की कामयाबी का रेसिपी डिफरेंट है।
तो जब आप लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या सुनहरी असूल है। और हमारे माशरे में एक और जो कमजोरी है कि अल्लामा इकबाल को तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनको हम कोट भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। वेराज अल्लामा इकबाल ने जो हमें सुनहरी असूल दिए हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारी खुदी का इतना हम नीचे जा चुके हैं कि सबसे पहले जो चीज हम बेचते हैं या सरेंडर करते हैं वो खुद ही है, चाहे वो एक बिरयानी की प्लेट के लिए क्यों ना सरेंडर करनी पड़े। तो आपने अपराइट होना है, आपकी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, आपने पॉजिटिव सोचना है, मुस्बत सोचना है, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, आपने गोल्ड को पिक करना है, ट्रैश को डंप करना है, और इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूं कि आप कामयाब होंगे। थैंक यू बेटा। Next, Sana Imtiaz, ask your question. अगला सवाल। Sana Imtiaz. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम बेटा। I am Sana Imtiaz from class 10th. Sir, please tell me, extensive study is the most important thing for success. Is it true? बेटा फिर कहना, which studies? Extensive study. एक्सटेंसिव स्टडीज। ओके ओके, गुड क्वेश्चन। क्या पढ़ाई ही सिर्फ कामयाबी का वो वजह बन सकती है? नो डाउट। देखें, आपने स्टडीज क्या है, स्टडीज आप इल्म हासिल कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने मकसद अपनी जिंदगी का ये मुतय्यन करना है, आपने जो अपनी कामयाबी को डिफाइन करना है, उसके मुताबिक पहले तो आप देखेंगे कि क्या आपकी तालीम आपको डिग्री दे रही है या आपको एजुकेशन दे रही है, आपको जॉब के काबिल बना रही है या आपको इंसान बना रही है। तो सही तालीम तो वो है जो आपको इंसान बनाए। जो स्टडीज हैं उसकी देखें, देयर आर 3 phases ऑफ लाइफ। 1 इज लर्निंग, 2nd इज अर्निंग एंड 3rd इज रिटर्निंग। कि सबसे पहले आपने इल्म हासिल करना है जिस स्टेज पे आप लोग हैं, फिर आपने अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अर्न करना है, जाहिर है वो भी जरूरी है। तो उस पे असातिज़ा इकराम है जो आपको तालीम दे रहे हैं और साथ में अपना प्रोफेशन है उनका और उनकी लाइवलीहुड को चला रहे हैं। हम लोग भी मतलब 34 साल जो फौज में नौकरी की है वो फेस था हमारा अर्निंग का। और मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ बगैर ज़कात जिस स्टेज पे है, वी आर इन द फेज ऑफ रिटर्निंग। कि हम अपनी सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं कि हमने जो कुछ हमने हासिल किया वो हम वापस दें अपनी मिट्टी को, अपनी सोसाइटी को। तो तालीम आपका स्टेज है, तालीम आपका स्टेज है इस वक्त। आपका और कोई काम नहीं, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपके वालिदैन उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, शादियां अटेंड करना, फौतगी पे जाना, दुनियादारी सारी वो कर रहे हैं। आपका सिर्फ काम है तालीम हासिल करना। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और जितना आप पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, जितना आप पढ़ाई ज़्यादा, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर आप कहें कि जी मैं जो है ना वो थोड़ा काम करके ज़्यादा कामयाबी ले लूँगा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम लोग मरी में गए एक कोर्स करने, 3 माह का वो कोर्स था और बहुत टफ था। और मुझे जाने से पहले किसी ने एडवाइस किया, अब जिंदगी में मैं हमेशा मैं टॉपर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी ने एडवाइस किया कि रेस्ट अश्योर कि आप वहां पे फेल होंगे, लेकिन फेल हो के हिम्मत नहीं हारनी, फेल हो के हिम्मत नहीं हारनी। ये मुझे एडवाइस दी गई जिसको मैंने अपने पल्ले बांध लिया। वहां पे जब हम गए तो मेरा एक दोस्त था, वो भी फेल हो रहा था, मैं भी फेल हो रहा था। वो जो मेरा दोस्त है वो कहता है कि पिछली दफा मैंने मेहनत नहीं की थी और मैं पास हो गया, इस दफा मैंने मेहनत की है मैं फेल हो गया हूं, तो अगली दफा भी मैं ट्राई करूंगा कि बगैर मेहनत के मैं देखता हूं क्या होता है। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पे लगा रहा। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं कामयाब था और वो कामयाब नहीं थे, क्योंकि वो अपनी किस्मत के चक्कर में पड़ गए कि जी मैं देखता हूं कि मैं बगैर मेहनत के भी पास हो सकता है, मैं हो जाऊं। एक आध दफा शायद आप जिसको कहते हैं पंजाबी में तुक्का लग जाना, शायद वो तुक्का लग जाए, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड के सस्टेन्ड हार्ड वर्क के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने पढ़ाई करनी है,
आपने सस्टेन्ड हार्ड वर्क करना है और फोकस अपना ठीक रखना है कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप डिग्री नहीं हासिल कर रहे। तो एक्सटेंसिव स्टडीज, बुक वॉर्म भी नहीं बनना, वो भी ठीक नहीं है। एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी वो होती है जो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, डिबेट्स में भी अच्छी है, ड्रामा में भी अच्छा एक्टिंग वो करता है, बातचीत भी ठीक कर सकता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बजाय इसके कि बस नंबर बहुत अच्छे लेता है, दूसरी साइडों पे कोई नहीं है। आप लोगों के इल्म में होगा कि हमारा एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट पाकिस्तान का, दानिश उसका नाम था, और उसने प्रोबेबली रिकॉर्ड कायम किया था दुनिया में कि उसने 21 या 22 उसने ए स्टार्स लिए थे ए लेवल्स में। आपको पता है उसका एंड क्या हुआ? किसी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन नहीं दी कि आप तो फोकस्ड ही नहीं है, आपको तो पता ही कोई नहीं कि एक्चुअल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेयर यू वांट टू गो। तो इसलिए बुक वॉर्म भी नहीं बनना, बैलेंस पर्सनालिटी, लेकिन पढ़ाई के बगैर पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Mehreen Beg, ask your question, please. Mehreen Beg. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम बेटा। I am Mehreen Beg from class 9. Sir, my question is, does the law of attraction play any role in our life to make it best? If yes, then kindly explain. Which attraction? Law of attraction. नो, पहला लफ्ज अट्रैक्शन से पहला जो लफ्ज है वो नहीं मुझे समझ आई। Law of attraction. एनीबॉडी हु कैन से क्या वर्ड कह रही है बेटी? Sir, it's law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ LAW। Yes, हाँ जी, law हाँ। of attraction. अच्छा बेटा, आपसे क्या मुराद, आपका क्या मुराद है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? यू मीन टू से कि अट्रैक्शन टू मनी, अट्रैक्शन टू अदर थिंग्स, इसकी बात कर रहे हैं आप? Yes, sir. क्योंकि Okay. हम कोई दूसरे लोग जो काम करते हैं उनसे जो हम इंस्पायर होते हैं, उनके इतने कामों में इतनी अट्रैक्शन होती है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। ओके फाइन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा देखें, बात ये है कि चाहे आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप बाकी चीज़ों से देखें, जो गुनाह में अट्रैक्शन है, गलत कामों में अट्रैक्शन है, और ग्रेट बनने के लिए आई कीप आस्किंग माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि वेयर डज द ग्रेटनेस लाई? ग्रेटनेस कहाँ पे है? क्या ग्रेटनेस इसमें है कि जो बल्क या जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस रूट को अडॉप्ट कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करने से क्या ग्रेटनेस मिलेगी, या उस रूट को अडॉप्ट करने से ग्रेटनेस मिलेगी जो कम लोगों ने अडॉप्ट किया? तो अगेन फिर वही क्वेश्चंस आ जाएंगे, वही बातचीत होगी जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी जिंदगी का मकसद आइडेंटिफाई करें। अब देखें, मैं जिस स्टेज पे हूँ, मेरे लिए क्या मकसद हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है कि मैं वेल्थ इकट्ठी करूं, मैं और पैसे इकट्ठे करूं। अब इस पे मैं सोचता हूं कि बहुत फेमस है, हम सबको पता है कि अलेक्जेंडर जब दफनाया जा रहा था तो उसने अपने डॉक्टर्स को कहा था, जो उसने वसीयत की थी, उसमें एक वसीयत ये थी कि मेरे हाथ बाहर होने चाहिए जब मुझे दफन करो, और मकसद उसका ये था कि दुनिया को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद इंसान लगा हुआ वेल्थ के पीछे, पैसा इकट्ठा करो। किस लिए करता है, क्या मोटिवेशन है? पता है इंसान को कि मैंने कब्र में खाली हाथ जाना है। मेरे नज़दीक मोटिवेशन है फ्यूचर जनरेशंस, कि जी अगली जनरेशंस के लिए मैं छोड़ के जाऊं। लेकिन जो एक कुछ हैं जो जेन्युइन जराए हैं और ऑनेस्ट जराए हैं, कुछ हैं जो कि इनजेन्युइन जराए हैं। तो ये जो आपने बेटा बात की है अट्रैक्शन, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। आपके रास्ते में ऐसी अट्रैक्शंस आएंगी जहाँ पे कि आपके चांसेस होंगे कि आप गलत रास्ते पे चले जाएं। मतलब पैसा एक अट्रैक्शन है, मशहूर होना एक अट्रैक्शन है, फेम, पावर एक अट्रैक्शन है। इन अट्रैक्शन से जो तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, जिसके ऑब्जेक्टिव्स, जिसका जिंदगी का मकसद, जिसका जो उसने अपने लिए मुतय्यन किया हुआ रास्ता वो क्लियर है,
वो इन अट्रैक्शंस का विक्टिम नहीं बनेगा। मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं कि मेरे रास्ते में कई ऐसे मौके आए जहां पे अल्लाह ताला ने से मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस इम्तिहान से बचाना, क्योंकि जब आप इम्तिहान में पढ़ते हैं तो हो सकता है आप कामयाब हो सकता है फेल हो जाएं, क्योंकि उस तरफ अट्रैक्शन है, हम सब ह्यूमन बीइंग है। तो इम्तिहान से बचाने का मकसद ये होता है कि आप अल्लाह ताला आपको उस टेस्ट में डाले ही ना, ताकि आप उस अट्रैक्शन से एक्सपोज ही ना हो। कोयटा में जब मैं सर्व कर रहा था तो एक आध ऐसी अपॉइंटमेंट थी जिसपे मेरा जानने का एक बातचीत चल पड़ी और मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस इम्तिहान से बचाना। सो मकसद ये है, अट्रैक्शंस आपके रास्ते में आएंगी, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आप उन अट्रैक्शंस की तरफ ना जाएं, बल्कि उन अट्रैक्शंस की तरफ जाएं जो जेन्युइन है। जिंदगी में हमेशा ये याद रखें कि कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स आपको उस टाइम के लिए आप बड़े खुश होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा एक कामयाबी हासिल कर ली है, पर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता है। पीएमए, हम लोग जब पीएमए में थे तो हमें शॉर्टकट मारने से मना किया जाता था। हम कहते थे क्या है, मतलब एक तरह लंबा रास्ता हम क्यों लेते हैं, क्यों नहीं हम लॉन के बीच में से गुजर जाए। उसका हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मुलेशन में अमल दखल था, क्योंकि एक जब आप फिजिकल शॉर्टकट मारेंगे तो फिर आप हर काम में शॉर्टकट मारेंगे। अगर आपको आदत पड़ गई कि मैंने शॉर्टकट मारना है तो फिर आप स्टडीज में भी शॉर्टकट मारेंगे, आप गेम में भी शॉर्टकट मारेंगे, आप हर चीज में शॉर्टकट मारेंगे। तो ये मकसद था कि वो रास्ता जो है वो हमें ना अपनाने दिया जाए। हमारे एक टीचर थे जब मैं क्लास आपकी तरह 9-10 में था, उन्होंने कहा बेटा आप ये सोचें कि आपने जिंदगी में कितने इम्तिहान देने हैं, वो हजारों में होंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ पेपर्स जो आप लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से हर पेपर कितने होंगे, वो हो सकता है कि 50,000 बन जाए। उन पेपर्स में से नंबर कितने होंगे, क्वेश्चंस कितने होंगे, ह्यूज नंबर। उन्होंने कहा अगर आप चीटिंग करके 5 नंबर हासिल कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी में उन 5 नंबरों की क्या वैल्यू है। आप इम्तिहान दे रहे हैं जिसके टोटल जिंदगी में हो सकता है लाख नंबर हो, उस 5 नंबरों की क्या वैल्यू है जिंदगी में। तो आप अपने कॉन्शियस को, आप अपने ज़मीर को बेच रहे हैं उस चीज के लिए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये वो लेसन था जो मैंने उस वक्त अपने पल्ले बांधा कि शॉर्ट टर्म गेन है। 5 नंबर ले लिए, बड़ा जी मैंने छाती निकाली हुई है, एक इम्तिहान में मैं टॉप कर गया। लेकिन ये है कि वो आपको एक आदत पड़ जाती है, फिर हर मौके पे आप चीटिंग करेंगे और उस तरीके से आपका जो है ना वो जो मसले जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली आपके सामने, जैसे मैंने कहा था कि गोल्ड भी आएगा, ट्रैश भी आएगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको उठाते हैं और किसको डंप करते हैं। ऑब्जेक्टिव अपना सीधा रखें, कैरेक्टर को इंटैक्ट रखें, हाफ ऑफ वो लैडर चले जाएं, वो कामयाबी है, बजाय इसके कि टॉप पे जाएं और सारा कुछ जो है ना अपना तबाह करते हैं। मतलब मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि आज क्या हम वो जो है अब्दुस्तार ईदी के नाम पे ज्यादा खुश होते हैं या आसिफ जरदारी के नाम पे खुश होते हैं? दिस इज द क्वेश्चन जो आपको अपने आप से खुद सोचना चाहिए। जी मैम, आखिरी क्वेश्चन मैम आपने आई थिंक लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, sir. It's Talha Ahmed. Ask your question, please. Talha Ahmed. Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Talha Ahmed and I am from class P9. Sir, my question is that what is the reason of your success as a general? Kindly tell us briefly your success story. Okay. देखो बेटा, जनरल इज जो आर्मी की लाइफ है ये लीडरशिप है। लीडरशिप, वी हैव टू लीड आवर मैन। और आर्मी की लाइफ और जो बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं इनकी लाइफ में, बाकियों में भी लाइफ में लीडरशिप है। मतलब बैंक का एक लीडर होता है, एक एग्जेक्टिव होता है, लेकिन उसमें फर्क सिर्फ बेसिक ये है कि हम लीड करते हैं लोगों को खतरे के रास्ते पे, वो लीड करते हैं लोगों को जहाँ पे खतरा नहीं है। अब मतलब सबसे बड़ा खतरा होता है हमारी जान को खतरा। तो मेरी लीडरशिप ज्यादा चैलेंजिंग है कि मैं अपने सोल्जर्स को लीड कर रहा हूँ टू फेस बुलेट्स। उन्होंने बुलेट्स का सामना करना है। तो दिस इज मोर चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेंजर है।
सो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने PMA में अपने असातिज़ा से मिलिट्री कॉलेज में जो मैंने चीज़ें सीखी, एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो आपने अपने ज़हन में बांधनी है। मुझे अगेन आपकी स्टेज पे एक टीचर ने बताया था कि एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं दिखा सका, लेकिन उसका मकसद ये है कि बड़ा सर्कल इंसान का है और छोटे छोटे सर्कल बाकी हैं उसके अंदर। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो उसके अंदर यू विल बी गुड स्टूडेंट, यू विल बी गुड ब्रदर, यू विल बी गुड टीचर, यू विल बी गुड हस्बैंड, यू विल बी गुड वाइफ। बिकॉज बड़े सर्कल में आप छोटे सर्कल में बड़ा सर्कल फिट नहीं कर सकते, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल फिट कर सकते हैं। तो बड़ा सर्कल इंसानियत का है। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आप सब कुछ अच्छे हैं, और अगर आप कहें कि मैं इंसान उसको मैं छोड़ देता हूं, बाकी आई ट्राई टू बी अ गुड सोल्जर, आई ट्राई टू बी अ गुड लीडर, तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये मुझे आपकी स्टेज पे मुझे एक टीचर ने बताया था कि बड़े सर्कल में छोटे सर्कल्स को फिट कर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ऑल अलोंग मैं एक्सीलेंस को सीख करता रहा हूं। आई हैव बीन सीकिंग एक्सीलेंस। मैं अपने दिनों का मुहासबा करता रहा हूं। मैं अपने जो है वो कैरेक्टर का मुहासबा करता रहा हूं। मेरे रास्ते में भी वो अट्रैक्शंस आई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 2003 से 2005 तक मैं जनरल मुशर्रफ के साथ असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी था। लोग मुझे कहते थे सिर्फ फोन कर दें आपके इस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद पैसे लेना नहीं था। उसके बाद मैंने कोयटा में सर्व किया। बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, वो अट्रैक्शंस आई जिसके बारे में एक बच्ची ने पूछा था, लेकिन चूंकि मैं कॉन्शियस था कि मैंने उन अट्रैक्शंस का विक्टिम नहीं बनना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। इंसान का काम है, उस फॉल्टर करता है इंसान, लेकिन ये कि मैं बड़े लेवल पे अगर मैं आपको कहूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा जो बड़ा अमल दखल है वो है एक अच्छा लीडर होना। अब लीडर जो है उसके कुछ सुनहरी असूल हैं, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस, करेज, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। आप लीड नहीं कर सकते दफ्तर में बैठ के, यू हैव टू गो टू द फील्ड। बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पे मुझे सीनियर्स ने गाइड किया कि आपने ये चांस नहीं लेना, आपकी लाइफ इन डेंजर होगी। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई कैन नॉट कमांड, आई कैन नॉट लीड ट्रूप्स बाय सिटिंग इन माय ऑफिस। पेशावर में जब मैं सर्व कर रहा था एज बिगिनर, तो पेशावर में सैलाब आ गए। अब सैलाब में मेरे जवान लगे हुए हैं कि गली में, दूसरी गली में काम कर रहे हैं। मुझे नसीहत की गई कि आपने दफ्तर में बैठे रहना है। मैंने कहा नो, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने गाड़ियां पकड़ी और मैं फील्ड में चला गया। मैं 2.5-3 घंटे में फील्ड में रहा। बहुत खतरा था मेरी लाइफ को, कहीं से भी गोली आ सकती थी। ये बात है 2008-9 की। लेकिन आपको रिस्क लेने पड़ते हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्लियर है कि आपने लोगों को लीड करना है। अनदर जो बहुत लीडर के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि लीडर गेट्स मिनिमम क्रेडिट एंड मैक्सिमम डिसक्रेडिट। अगर मैं एक लीड कर रहा हूं, मैं टॉप पोजीशन पे हूं, मैं कहूं जी कि अच्छी चीजें सारी मेरे खाते में डाल दें और बुरी चीजें मेरे जूनियर्स के खाते में डाल दें, तो दिस इज नॉट गुड लीडरशिप। ट्रस्टिंग योर सबऑर्डिनेट्स, उन पे जिम्मेदारियां देना, उनको डेलीगेट करना उनकी पावर्स, कि जी आप वो कॉन्फिडेंस। अभी आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैंने आपको एडवाइस किया कि आप लीडर बने, तो आप नेल्सन मंडेला के लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को पढ़ें। हमेशा से हम कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन वो कहता है कि कभी कभी आपको पीछे खड़े होकर भी लीड करना पड़ता है। ये भी एक लीडरशिप का प्रिंसिपल है। मैं ये कहूँगा कि एक तो मैंने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, अच्छा ऑफिसर बनने की कोशिश की। हमेशा से एजुकेशन, मैं हमेशा से इंक्विजिटिव था। आज भी अगर मैं PhD कर रहा हूँ तो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, और PhD की मोटिवेशन आप यकीन करें मेरी जॉब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं वो मेडल लेने नहीं चढ़ते वहां पे। दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट कि उन्होंने एक हासिल किया है। तो PhD जो है वो नॉलेज की माउंट एवरेस्ट है। उसको मैं जब मैं क्लाइंब कर रहा हूँ तो आई विल हैव, मेरी मोटिवेशन एक तो है कि कंट्रीब्यूट करना, और दूसरा है फीलिंग ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट कि मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। तो हर चीज आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जी मैं PhD इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने VC लगना है कहीं पे,
वो शायद मैं वैसे भी लग जाऊं, ये नहीं कि उसमें कोई रुकावट होगी, लेकिन ये है कि मेरा मकसद वो नहीं है। मकसद आपका क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Excuse me, sir. जी जी। Here is a question from our teacher. So may I call her if you permit me? क्या कह रही है आप? आखिरी क्वेश्चन चले पूछ ले, आखिरी क्वेश्चन। Okay, Ma'am Tahira, she has a question. She wants to ask something. प्लीज Okay, प्लीज last प्लीज। question. अस्सलाम वालेकुम Yes, सर। Ma'am Tahira. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा नाम जो है ताहिरा है और मैं ज़का पब्लिक स्कूल में एज ए उर्दू टीचर जो है टीचिंग कर रही हूँ और एमफिल की स्टूडेंट भी हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ज़िंदगी में हमें जो है किसी के कंधे को फलांग कर जो है अपना जो है मिशन वो हासिल नहीं करना चाहिए। सर मैं ये चाहती हूँ कि आप बच्चों पे क्लियर करें, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं और जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनको भी ये पता चले कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी अटेंशन भी अच्छी है, आप ये भी जानते हैं कि आपकी सोसाइटी के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए या दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दूसरा जो है वो ये नहीं चाहेगा कि ये काम अच्छा है जो आगे निकले, वो हमेशा आपके कंधे को फलांग के आगे निकलेगा और वो काम जो है आपका बिगाड़ेगा। ऐसी सूरत में आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे कह लें, मैं खुद भी ऐसा बाज़ दफ़ा जो है महसूस करती हूँ, मेरे बच्चे भी स्टूडेंट्स भी इस तरह से करते हैं, या तो वो काम को रोक देंगे या वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए। उनकी अटेंशन भी अच्छी थी, उनका जो काम है वो भी वो जानते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है उनका वो भी क्लियर है, वो भी जानते हैं कि इसको करना अच्छा था, दूसरों की इससे भलाई हो सकती है। ऐसी सूरत में जो है बच्चों को या हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैम आप उर्दू पढ़ा रही हैं? जी सर। मैं उर्दू हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट और जस्ट बिकॉज ऑफ माय गुड हैंड राइटिंग मैं हमेशा उर्दू का प्राइज लेता था। तो एक और चीज़ जो मैं बच्चों को एडवाइस करना चाहूँगा, ऑल्दो आजकल कंप्यूटर के ज़माने में हैंड राइटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो चुकी है, ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन ये कि जो लिखना है ना, लिखना हाथ से लिखना, ये भी एक आर्ट है। और हाथ से लिखने का मकसद ये होता है कि आपके ब्रेन और आपके हैंड में कोऑर्डिनेशन। और मेरे वालिद साहब ने जो मेरे साथ मेहनत की थी मेरी हैंड राइटिंग ठीक करने की, उसका मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फायदा उठाया। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत पर्टिनेंट है। लेट मी अश्योर यू, मैं आपको फिर ये मिसाल दूंगा कि जितने भी ग्रेट लोग थे उन्होंने ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, फिर ही वो ग्रेट बने हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे मौसम के तो सारे खिलाड़ी होते हैं, अच्छा खिलाड़ी तो वो है जो बुरे मौसम में भी अच्छा परफॉर्म करे। अब आप देख लें, कुछ आपके क्रिकेट की मैं आपको मिसाल दूं, एक प्लेयर ऐसा है जो सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म करता है, यहाँ की पिचेस पे परफॉर्म करता है, दूसरा जो है वो जाके ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करता है। जी सर। वो ड्यू की हालत में भी, ड्यू हो तो भी परफॉर्म करता है, लाइट थोड़ी हो तो भी परफॉर्म करता है। तो विच इज द ग्रेट प्लेयर? देखिए जो भी जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं ना, चूंकि मैंने कहा है आपको कि आपने ग्रेट बनना है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपका पैशन कितना स्ट्रांग है। रुकावटें तो आप रेस्ट एश्योर्ड, जितनी रुकावटें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस की हैं शायद हम में से कोई भी ना फेस कर रहा। लेकिन क्यों वो पैगंबर अल्लाह ताला के बने, क्यों अल्लाह ताला की उन्होंने जो उनके मिशन थे उनको अचीव किया? क्योंकि वो उन रुकावटों से डिटर नहीं हुए, उन रुकावटों से रुके नहीं, उन रुकावटों को अबूर किया और अपने मिशन पे फोकस किया। कौन सा, मुझे आप कोई एक मिसाल दे दें, कोई एक कामयाब बंदा जिसके रास्ते में रुकावटें नहीं आई। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि प्लीज डोंट कंसिडर कि लाइफ एक मोटरवे है। लाइफ एक जो है ना वो नारोवाल की टूटी फूटी सड़क है, जिसके ऊपर खड्डे भी हैं, जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, उसके ऊपर कीचड़ भी है, उसमें सब कुछ है। आपकी कामयाबी उस सूरत में होगी कि इन सारी रुकावटों को अबूर करते हुए आप अपने मिशन पे पहुंचे। अगर आपका पैशन वीक होगा, अगर आपकी मोटिवेशन वीक होगी, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि मैं अभी कैडेट कॉलेज एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं,
सबसे पहला जो मेरे से सवाल पूछा गया SCPC से वो ये था कि आप अपनी वालदा के नाम पे फाउंडेशन बना रहे हैं, प्रूव करेंगे ये आपकी वालदा है। ये पहली रुकावट थी जिस पे मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। खैर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरी की। उसके बाद मेरा जो पॉलिटिकल लीडर है मेरे इलाके का, वो नहीं चाहता कि एजुकेशन हो, उधर से रुकावटें आए। अगर आपका पैशन स्ट्रांग है तो आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे काम करने के लिए रुकावटें ज़्यादा है, बुरे काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। आपको सिस्टम फैसिलिटेट करेगा वो काम करने के लिए। लेकिन जो आप फ्यूचर जनरेशन है, आप लोगों से बात करने का मकसद यही है कि हम इन सिस्टम्स को ठीक करें। ये सिस्टम ऐसे हो जो अच्छे कामों को सपोर्ट करें, ना कि बुरे कामों को सपोर्ट करें। तो अच्छे काम, आप अपना पैशन स्ट्रांग रखें, डीमोटिवेट आपने नहीं होना, रुकावटों को चैलेंज समझें, अपने आप को कन्विंस करें कि मैं बुरे मौसम का खिलाड़ी हूँ, मैं सिर्फ अच्छे मौसम का खिलाड़ी नहीं। मैंने अगर लाहौर जाना है और मैं ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो मैंने लाहौर जाना है, लेकिन उसके साथ मैं कंडीशन लगा दूं जब तक मोटरवे नहीं होगी मैं नहीं लाहौर जाऊंगा, तो ये तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत वीक है। हो सकता है वो मोटरवे उस दिन बंद हो। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने लाहौर पहुंचना है, कम वॉट में मैंने पहुंचना है, मुझे गधा गाड़ी में बैठना पड़े, मुझे ट्रक पे बैठना पड़े, मुझे अपनी गाड़ी पे जाना पड़े, जहाज पे जाना पड़े, मैंने लाहौर पहुंचना है। अगर वो मेरा ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग है, अगर वो मेरी मोटिवेशन स्ट्रांग है, अगर मेरा पैशन स्ट्रांग है, कोई रुकावट मुझे नहीं रोक सकती। और अगर मेरा ये सब कुछ वीक है, पहली रुकावट पे मैं हाथ खड़े कर दूंगा। हमारी लाइफ में हमें जो लोग जिनसे हम मिलते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो तालीम हम हासिल करते हैं, ये हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं मिलिट्री लाइफ की आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे ज़का ने भी वो बुक पढ़ी हुई है, डिफीट इनटू विक्ट्री। ये किताब हमें पढ़ाई जाती थी स्टाफ कॉलेज से पहले। और ये चंद किताबें ऐसी हैं जिनको मैं नाम उनका ले सकता हूं, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी में या मेरी कामयाबी में उन्होंने बहुत उनका अमल दखल था। उनमें ये बुक भी थी, डिफीट इनटू विक्ट्री। जनरल विलियम स्लिम थे, ब्रिटिश जनरल, वो लड़ रहे थे बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बर्मा में उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, ना वसाइल थे, मलेरिया बहुत ज्यादा था, प्रॉब्लम्स, इधर जापानीज अटैक कर रहे हैं इधर से, और मतलब ये नॉट अ प्रॉब्लम। तो बुक जो था उसका मकसद ये था कि उसने अपने रिजॉल्व के साथ, अपनी हिम्मत के साथ डिफीट को विक्ट्री में कन्वर्ट किया। और उसकी ब्यूटी ये थी कि वो एज अ लीडर किसी स्टेज पे रुका नहीं। ये लेसन मैंने एज अ लीडर पिक किया इस बुक से, कि लीडर किसी चीज पे रुकता नहीं है। अगर उसके पास पैराशूट नहीं थे तो उसने जूट के पैराशूट बनवा लिए, अगर उसके पास फ्लोटिला नहीं था तो उसने लोकल लकड़ी से शिप बनवा लिए। वो जो था लीडर, वो किसी चीज पर रुका नहीं, और परसेवरेंस से, हिम्मत से, अपने पैशन को सही फॉलो करने से वो अल्टीमेटली ही वाज अ लीडर, ही वाज सक्सेसफुल। तो इसलिए आपके सामने अट्रैक्शंस भी आएंगी, इतने खूबसूरत सवाल पूछे गए, अट्रैक्शंस भी आएंगी, नेगेटिव अट्रैक्शंस भी आएंगी, आपको डीमोटिवेटिंग चीज़ें भी आएंगी, आपके लोग रास्ते में लोग रोड़े अटकाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोगों ने कूड़ा करकट भी फेंका, बट ही वॉज ग्रेट। उन्होंने जिन्हें उन्हें गालियां दी उनसे भी प्यार किया, जिन्होंने उनके ऊपर रुकावटें बनाई उनसे भी प्यार किया। दैट इज वाई ही वॉज ग्रेट एंड ही वॉज नॉट लाइक अस। लेकिन हम जो कॉमन ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर ये उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हम रुकावटों पे रुक जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने, एक इंग्लिश की सेइंग है, वंस पैशन इज स्ट्रॉन्ग होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर फेवर। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग पालो कोएल्हो की बुक एल्केमिस्ट जरूर पढ़ें। इट शुड बी अ मैंडेटरी बुक फॉर द यंगस्टर्स। वंस पैशन इज स्ट्रॉन्ग, जब आपकी नीयत मजबूत है, जब आपका मिशन मजबूत है, पूरी दुनिया आपके हक में चलना शुरू कर देगी। हवा भी आपके लिए चलेगी, मौसम भी आपके लिए चलेगा, आपके लिए, आपके रास्ते में आसानियां आएंगी, लोग आपके रास्ते में ऐसे आएंगे जो आपको उस मिशन तक पहुंचाएंगे। इफ योर पैशन इज स्ट्रॉन्ग और आपकी नीयत ठीक है। अगर एक बंदा है वो कहता है जी मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ लोगों की खिदमत करने, लेकिन एक्चुअल उसकी नीयत है कि मैंने MNA बनना और गाड़ी के ऊपर झंडा लगाना है,
तो फिर ये स्ट्रॉन्ग पैशन नहीं है, फिर ये वीक नीयत है, फिर you should not expect that the universe will conspire in his favor. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. At the end, I request our chairman, Brigadier Mohammad Sakaullah, to thank our honorable guest speaker. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा से जनरल मोहम्मद समरेज सालक का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा हमारे साथ सर्व किया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी से उन्होंने जो हमें मिसालें दी, हमारे तमाम बच्चों के लिए वो एक मशाल राह होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमें आज बताया कि फोकस, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने आप को दुनिया के लालचों से, पैसे से कैसे बचाना है, अपने आप को एक कैसा अच्छा इंसान बनाना है। और फिर आखिर पे जो उन्होंने मिसाल दी कि जो किताब लिखी उसका कहा कि मैं रियलिटी में अपने लिए नहीं लूँगा, पीएचडी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी नौकरी के लिए नहीं, कि मैं अपने मुल्क और अपने कौम के लिए कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं रहनुमाई करूँगा। और अगर कैडेट कॉलेज बना रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी कोई पर्सनल वो होगी, उससे इस कौम में बेहतरी आएगी। तो ये जो हम गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे, हमारे उस्ताद, ये जो ग्रेट लोग हैं, इनके एक्सपीरियंस से इनकी जो ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है, जो उनकी सोच है, इससे ये भी फ़ायदा हासिल करें। तो थोड़ा सा जो हमारा आज टॉपिक था कि एक कामयाब ज़िंदगी का हसूल कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो जनरल ने चुना, तो मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जस्ट 2-3 मिनट्स मैं भी अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकूँ। जब हम छोटे थे तो कामयाब ज़िंदगी का मतलब दौलत, शोहरत और ताकत ही हम समझते थे। और आज जब हम इस ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुँच गए हैं तो हम अपने इर्द गिर्द हर रोज़ टीवी पे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, उनके पास बहुत ज़्यादा शोहरत भी है और शायद किसी वक्त में उनके पास ताकत भी होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने सवाल ये पूछना है कि क्या वो कामयाब लोग हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि ये लोग जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, हमारे मुल्क को लूटा, हम लोगों को गरीब किया, दौलतें बाहर ले गए, क्या ये कामयाब लोग हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। ये पैसे वाले लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ये कामयाब बिल्कुल नहीं है। तो इससे हमें भी सबक मिलता है कि हमने इन लोगों का रास्ता नहीं अपनाना। बेशक हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हों, हमने वो काम करना है जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। हमने इन लोगों को फॉलो नहीं करना, हमने अब्दुल सत्तार ईदी को फॉलो करना है, हमने अपने प्रॉफिट को फॉलो करना है, हमने कायद आज़म को फॉलो करना है, हमने अल्लामा इकबाल को फॉलो करना है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया, तो उसने पूछा कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, तो आप बताएं, अल्लाह ने मुझे कहा है कि 3 चीज़ों में आपको जो चीज़ चाहिए वो चुन ले, वो है दौलत, शोहरत और तालीम। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर सोचे फरिश्ते से दरख्वास्त की कि आप मुझे तालीम दे दें, मुझे ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए। तो जब उन्होंने तालीम चुन ली तो हज़रत जो फरिश्ता था उसने दौलत और शोहरत को कहा कि भाई हज़रत सुलेमान ने तो तालीम को चुन लिया, तो चलो अभी अब चलते हैं। तो दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पे तालीम होगी, हमें ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस जगह पे, जिस शख्स के पास, जिस घर में, जिस मुल्क में, जिस माशरे में तालीम है, दौलत और शोहरत उसको फॉलो करेगी, उसके पीछे पीछे जाएगी। तो कामयाब जिंदगी के लिए हमें, अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने अच्छी शोहरत लेनी है, तो फिर आपके पास तालीम होनी चाहिए। इसी तरह एक मैम तहरा ने सवाल पूछा है
कि लोग एक दूसरे का कंधा फलांग के आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, या एक मिसल मशहूर है, उसे कहते हैं अबनातू। ये अफ्रीकी ज़बान का लफ्ज़ होगा अबनातू। अबनातू ये है कि किसी गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे, 10-15 बच्चे, तो वहाँ पे एक अंग्रेज आया, उसने कहा कि भाई आपने ऐसा करना है कि इस जगह से इस बन्ने से उस बन्ने तक आपने दौड़ लगानी है, तो जो बच्चा फर्स्ट आएगा मैं उसको ये टाफियां इनाम दूंगा। बच्चों ने कहा जी ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने कहा 1 2 3 गो। जब उसने गो कहा तो वो जो 15 के 15 बच्चे थे उन्होंने एक लाइन बनाई, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 15 इकट्ठे एक लाइन में चलना शुरू हो गए। और जब वो वहां पहुंचे तो सारे के सारे इकट्ठे पहुंचे, क्योंकि सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो बंदा बहुत परेशान हुआ, उसने कहा भाई ये आपने क्या किया। उन बच्चों ने उस आदमी को समझाया कि देखो कामयाबी ये नहीं है कि एक हमसे भाग के आगे जाके टाफियां या दौलत या शोहरत ले ले। अगर आपने एक कामयाब एक खुश जिंदगी गुजारनी है तो फिर हम सबको इकट्ठे जाना है। इसका मतलब ये है कि आप एक खानदान में अगर एक बच्चा चाहे कि जी मैं आगे अपने भाई बहनों का हक खा के मैं आगे बढ़ जाऊं, वो अकेला खुश नहीं रह सकता। अनबातू का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि अगर आपने कामयाब जिंदगी गुजारनी है, खुश जिंदगी गुजारनी है, तो आपने सब लोगों को साथ लेके आगे चलना है। कामयाब जिंदगी के लिए मैं आपको ये भी एक आपको बात बताऊंगा कि हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिस पे कि मैं अपनी बात आज खत्म करूंगा। वो ये है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वो लोग, शमा क्या करती है, शमा जलती है, अपना पूरा वजूद खत्म कर लेती है, लेकिन वो दूसरों के लिए रोशनी देती है, वो दूसरों की जिंदगियों में आसानी पैदा करती है। तो मैं अपने तुलबा से ये कहूँगा कि ये जो हमारे गांव हैं, गुलबार, कम्मावाला, देत, क्रोल, जाई, रसूलपुर, चपराट, तो कितने लाखों लोग आज फौत हो चुके हैं। आप कितने लोगों को याद है आपको कि भाई फलाने पेंट का फलाना बंदा था? तो जवाब बहुत कम लोग होंगे। तो जिन लोगों को आज आप अच्छे नाम से, जो लोग फौत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, अगर आज आप उनको उनका नाम हमारे बच्चों को याद है और अच्छे अल्फाज में याद है, तो मैं ये कहूंगा कि वो इंतहाई कामयाब तरीन लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसका घर कितना बड़ा था, गाड़ी किसकी कितनी बड़ी थी, जमीन किसकी कितनी, नहीं। कामयाब आदमी वो है जिसको मरने के बाद आज भी लोग जिसके लिए दुआ करते हैं और उसको याद रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा था हमारे इलाके का जिसने एक अच्छा काम किया, लोगों के लिए उसने आसानियां पैदा की, लोगों के लिए उसने भलाई की। तो मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा कि बच्चों, कामयाब जिंदगी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सारी तगदो इस बात पे लगा दें कि हम अपने वालिदैन को इधर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के तो हमने बाहर जाना है। तो बाहर जाके क्या करना है? बाहर जाके हमने दौलत कमानी है। इधर मुझे अपने ये सुल्तान बाहू हमारे इलाके में बहुत मशहूर है। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में वो आया करते थे और आके शेर पढ़ा करते थे। तो वो कहा करते थे कि शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना तू होले। बेटा ये जो बाहर जाते हैं ना लोग, इनका कोई वजन नहीं होता। वो लोग, इनको बाहर जिस मुल्क में भी ये जाते हैं वहां इज्जत नहीं होती। इनका जो वजन है, वो जो गली के कख है ना हमारी गलियों के, इनका वजन उससे भी कम होता है, क्योंकि वो हमारा मुल्क नहीं होता। जबकि ये पाकिस्तान है, सियालकोट है। देखो ना, यहां से कोई बंदा आ जाए
श्रीलंका का कोई बंदा इधर आ जाए, अफगानिस्तान का बंदा आ जाए, तो हम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम उसको कमी कमीन समझते हैं, क्योंकि उनका वो कख भी उनसे पारे हैं। तो मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा हमने इसी मुल्क में रहो, जो खराबियां हैं उनको ठीक करो, हम आने वाले नस्लों के लिए अपने मुल्क को ठीक करेंगे। क्योंकि हमारा जिंदगी का मकसद पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमने दूसरों की जिंदगियों को बेहतर करना है, दूसरों की जिंदगियों के लिए आसानियां पैदा करनी है। तो जिस तरह जन समरेज ने कहा है कि अपना मकसद बड़ा करें और उस मकसद में आने वाली परेशानियों से ना घबराएं। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो अपनी वालदा को ये तंग ना करें कि अम्मा मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं ठीक आती, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है। ये सारे फजूल के बहाने हैं आप लोगों के पास। अगर मकसद ठीक है तो फिर इंटरनेट है या नहीं है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, मत तंग करें अपने वालिदैन को कि हमारे पास ट्यूशन आप हमें अच्छे से पढ़ाए, गाड़ी लेके दे। वो भाई स्कूल है ना, जब हम आपको कहते हैं कि आप इधर आए अपने उस्ताद से पूछे। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी का मकसद बड़ा करें और उस मकसद को हासिल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाएं और बहाने ना हम तलाश करें कि जी मैं तो इसलिए नहीं कर सका कि क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। जब आपका मकसद बड़ा होगा तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। और जैसे जन समरेज ने कहा कि पालो की ज़ुबान में द अल्केमिस्ट जो बुक थी उसमें वो यही कहता है कि पूरी दुनिया, जब आप खुद मजबूत होंगे, आप खुद तगड़े होंगे, तो पूरी दुनिया जो है वो आपका साथ देगी। तो इन द एंड मैं वंस अगेन जन समरेज का दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना वक्त हमें दिया, इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को मोटिवेशन दी। और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, जब ये आके छोटे बच्चों की ज़हन साजी करेंगे, इनको बताएंगे, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारा इलाका बहुत तरक्की करेगा। वंस अगेन मैम आमना, मैं चाहूँगा कि अभी आप सबको अनम्यूट करें और सारे लोग भरपूर तालियों में इन द एंड जनरल समरेज का शुक्रिया अदा करें। तो प्लीज अनम्यूट करें सबको और सब तालियां बजाएं। I just want to thank Brigadier Zakar. Thank you very much. So nice. Thank you, Ji. Thank you.